लेकिन इससे हम बाहर कब निकलेंगे? जब हम विचार वाले हो जाएंगे, जब हम संस्कार वाले हो जाएंगे, जब हम ये मान लेंगे कि ये पैसा वाला पैसा देकर हमारा 1 वोट 5 साल के लिए हमें गुलाम रखने वाला है, जब हम अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जब हम गरीब ये समझ लेंगे कि हमारी गरीबी के कारण ये पूंजीपति हैं, इनकी पूंजी के कारण हम गरीब बनते जा रहे हैं, तब हम इस देश से बाहर आएंगे। और देश से हम तभी बाहर आएंगे जब हमारे विचार जगेंगे और हम देश को अपना समझेंगे। हम पूंजी को नहीं, कर्तव्य को अपना समझेंगे। तो हम पूंजी को नहीं, अपने कर्मों पर जीने को अगर अच्छा समझेंगे, हम दया पर नहीं, हम अपनी मेहनत से अगर आगे बढ़ने को सोचेंगे, तब जाकर के हम इस तरह की राजनीति से हम बाहर आएंगे, जो राजनीति पैसों के बल पर, गुंडों के बल पर चल रही है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। ख़ास तौर पर आपके रूबरू प्रोग्राम में हम कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और कुछ ख़बरों पर चर्चा करते हैं कि क्या कुछ देश में हो रहा है। आज शब्बीर अहमद विद्रोही साहब दिल्ली आए हुए हैं और आज हमारे स्टूडियो आए हैं। अक्सर उनसे स्काइप पर बात होती है, नागपुर में रहते हुए। एनसीपी के लीडर हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखते हैं। अभी जो एक भारत की, देश की सियासत में एक नए रुख को महसूस किया जा रहा है, वो नीतीश कुमार की जो अब नई सरकार बनी है बिहार में, उसके बाद वो अपोजिशन का एक चेहरा बनने की उनके बारे में चर्चा हो रही है। ये बात तो अभी नहीं मालूम कि क्या सभी पार्टियां उन्हें अपोजिशन के चेहरे के तौर पर कबूल करेंगी, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ है कि नीतीश कुमार अब अपोजिशन के कई लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं। क्या कुछ बात हो रही है, क्या है? जिन लीडरों से मुलाकात की है उनमें शरद पवार साहब भी हैं, जो एनसीपी के लीडर हैं, जो सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं अपोजिशन में। अभी उसके अलावा केजरीवाल से भी मिले हैं नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव से मिले हैं और वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि वो अपोजिशन लीडर्स को एक साथ लाएं और कुछ बातचीत आगे बढ़े। चूँकि जिस तरह की मोदी सरकार है, उससे जिस तरह के हालात मुल्क के हैं, उसमें हर तरफ चिंता है, न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों में बल्कि आम लोगों में भी। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा देश की राजनीति किस तरफ चल रही है और नई दिल्ली में जो एक लंबे अरसे से आज़ादी के बाद जिसको राजपथ कहा जाता है, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक वाला रास्ता, आज उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्तव्य पथ के नाम से उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल देना एक मकसद बना हुआ है। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये जो नीतीश कुमार की तरफ से कुछ कोशिशें नज़र आ रही हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नंबर एक, क्या वो वाकई अपोजिशन के लीडर के तौर पर उभर रहे हैं? दूसरे ये कि क्या वो मुल्क की सियासत को बदलने में कोई बड़ा रोल अदा करने की हालत में पहुंचने की उम्मीद है? क्या कुछ है? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन कर लूँ काज़मी साहब, और उसके बाद आपका सवाल का जवाब दूं। देखिए, नीतीश कुमार जी जो नेताओं से मिल रहे हैं, मिलने की भावनाएं उनकी तो ये साबित करती है कि वो सब में एकता चाहते हैं, लेकिन मिलने के साथ वो एक जुमला कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि विपक्ष एक हो और एक हो करके इस सरकार, जो सरकार चल रही है, यानी मोदी सरकार, अब भारत सरकार तो कोई बोलता नहीं है, हर कोई बोलते हैं मोदी सरकार, इस मोदी सरकार को हटाने की बात चल रही है। देखिए, हमारा तो कहना है कि मिलना चाहिए, विचारधाराएं होनी चाहिए, विचारधारा के साथ में आदमी में एकता होनी चाहिए और सही में सबको मिल करके
अगर देश बचाना है, देश का संविधान बचाना है, देश के नौजवानों के रोजगार देना है, किसानों के अन्न का सही मूल्य देना है और लोगों की सुरक्षा रक्षा करनी है, तो ऐसी सरकार, जो सरकार केवल उद्घोषणा करना जानती है, केवल बोल वचन जानती है, जो वादा करती है निभाती नहीं है, और जो बोलती है वो नहीं करती है, जो नहीं बोलती है वो करती है, ऐसी सरकार को हटा देना जनहित में है, देशहित में है, राष्ट्रहित में है। तो ये चीज के लिए हटाना तो जब इलेक्शन होगा, क्योंकि लोकतंत्र के रास्ते से हटाना है और लोकतंत्र के जरिए हटाना है, लेकिन उससे पहले जमीन बनानी पड़ती है। जब फसल बोनी होती है तो खेत की जुताई करनी पड़ती है, मिट्टी को ठीक करना पड़ता है, सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसी मिट्टी होती है वैसा बीज देना पड़ता है। और आज हमारे देश में राष्ट्रीय पार्टियां बहुत हैं, लेकिन राष्ट्र के अंदर उनका अस्तित्व कितना है? क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना अपना वर्चस्व जमा लिया है। जैसे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, बिहार में आज राजद और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर सरकार बनाई है, और उड़ीसा में आप देखिए बीजू पटनायक जी का मामला है, महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी है, और सरकार तो किसी तरह गिरा दी गई, वो बात की बात है। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय जो छत्रपत हैं, यानी मुखिया हैं क्षेत्र के नेताओं में जो हैं, अब इनसे जब तक हम मिलेंगे नहीं, संपर्क नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, और जब समस्या एक है इस सरकार को हटाना, तो एकजुट होने के लिए रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा काजमी साहब। और मेरा अपना मानना है कि ये बनाना इसलिए आवश्यक है कि पहले ये क्या करते जा रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को बेचते जा रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी मशीनरी का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। अब देखिए, दुरुपयोग और सदुपयोग पर एक बात आएगी, लोग कहेंगे क्यों भ्रष्टाचारियों को पकड़ना ये दुरुपयोग है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, केवल अपने दुश्मनों को सताने के रास्ते से आप उठाइए, ले जाइए, बंद कर दीजिए, FIR कीजिए। मेरा ये कहना है कि आपके साथ जो हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिनको ED नोटिस देती है और वही कल पार्टी में आपके चले आते हैं, तो नोटिस भी बंद हो जाती है, इंक्वायरी भी बंद हो जाती है। तो ये सब चीज देखने के बाद हम इसको प्रयोग तो कह सकते हैं, मगर सदप्रयोग नहीं कहेंगे, बल्कि दुरुपयोग कहेंगे। और इसका हमें चिंता नहीं है, बुढ़िया के मरने की चिंता नहीं है, मौत तो आती जाती रहती है, लेकिन क्या इस देश को ये मशीनरी चलाएगी? मशीनरी का भय चलाएगा? मशीनरी के डर से सरकार गिरेगी और बनेगी? यानी लोकतंत्र को आप मशीनरी के हाथ में ले जाना चाहते हैं, और जब ये मशीनरी के हाथ में चली जाएगी तो स्थिति क्या होगी इस देश का, ये आप समझ लीजिए। इसलिए यह देश खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का नौजवान खतरे में है, इस देश का किसान खतरे में है। तो इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो एकता की पहल करनी चाहिए, कोई भी करे। अब आप कहेंगे कि कोई माने न माने, हम आपको छोटा सा देंगे। आप ये बताइए, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था, तो अपने आप वहां से जनता पार्टी बन के बाहर निकली थी। और जनता पार्टी जब बाहर बन के निकली थी, तो क्या चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार दिया गया था? नहीं दिया गया था। फिर उसके बाद आप आइए दूसरे समय में आप दे दीजिए, जब कांग्रेस जीती, पूर्ण बहुमत नहीं था, अलायंस NDA जीत बनी। NDA कब बनी? जब चुनाव हो जाने के बाद बनी। तो उसी तरह फिर दूसरे बार चुनाव हुआ तो UPA बनी। तो हमारे यहाँ चुनाव होने के बाद अलायंस बनता है और सरकार बनती है। अब ये कहे कि मोदी के सामने कौन? अरे मोदी के सामने किसी के आने की जरूरत क्या है? मोदी खुद किसी के सामने नहीं है, वो झूठ बोलता है। झूठ बोल करके जनता को बेवकूफ बनाए, तो उससे बड़ा झूठे को हम कहां से सामने लाए? इसलिए छोटी छोटी पार्टियां एकजुट होंगी, अपने अपने प्रदेश से आगे बढ़ेंगी, अपनी सीटें लेंगी, हम अलायंस करेंगे और लोकतांत्रिक ढंग से जो है देश के प्रधानमंत्री का चयन होगा। और इसके लिए संपर्क करना जरूरी है। संपर्क तो आपने देखा, ममता जी ने भी कुछ दिन पहले शुरू किया था, आपने T चंद्रशेखर राव को भी देखा शुरू किए थे, हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने तो लोगों में एकता पैदा हो इसके लिए बंगाल में चुनाव नहीं लड़े, पार्टी के लोग नाराज हुए। समझ लीजिएगा, यूपी में एक सीट लेकर के लोगों को काम करने के लिए हम लोग जाकर के समाजवादी का काम किए।
तो हम तो लोकतंत्र के लिए और ऐसी सरकार को हटाने के लिए अपनी कुर्बानियां भी देते हैं। अब रह गया सवाल ये कि आज जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार पुराने नेता हैं और आठवीं बार शायद शपथ लिए हैं। जी जी, यानी चीफ मिनिस्टर के तौर जी जी, आठवीं बार इन्होंने शपथ लिया है। भले 15 साल ही सरकार चलाए हों, समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये उनके बीच से आए हुए हैं। तो आपको मालूम है, रामायण में चलिए, रामायण में विभीषण जब रावण के यहाँ से निकल करके आया था तो राम का सबसे बड़ा सूत्रधार बना और उसी ने कहा कि नाभि फलाने नदी में है, और राम ने वहीं तीर मारा, तब जाकर के रावण का अंत हुआ। तो ये चूंकि नीतीश कुमार उनके गोद से बाहर आकर के ये बात कर रहे हैं, तो ये तो जानते होंगे ना कि भाजपा की कमजोर नस कहाँ है, भाजपा का अमृत कहाँ है, भाजपा का जहर कहाँ है। तो इसलिए लोगों को भरोसा है कि जिस तरह विभीषण ने रावण के राज को बता करके राम के द्वारा रावण का वध कराया, उसी तरह यह राजनीतिक वध जो है, यानी हार जीत का मामला नीतीश कुमार के आने से ऐसा लगता है कि 2024 में मोदी सरकार का अंत होना तय है। तो अच्छा, ये बात बहुत ही दिलचस्प आपने बताई कि मोदी तो मुसलसल झूठ बोलते हैं, उनसे बड़ा झूठा कहाँ से लाएं। ये एक अपोजिशन के लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जो पिछले कम से कम पिछला वाला जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें 2019 वाला, उसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। तो अब ये कौन का जवाब ये अपोजिशन की तरफ से है कि इससे बड़ा झूठा कहाँ से लाएं। ये एक बहुत ही दिलचस्प और अहम बात है जिसको हम आप सभी महसूस कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से देश में राजनीति हो रही है, जिस तरह से हर दिन आम आदमी की परेशानियां बढ़ रही हैं, सेहत का मामला हो या एजुकेशन का मामला, ये दो चीज़ें कम से कम ऐसी हैं कि वेलफेयर स्टेट में हुकूमत से उम्मीद की जाती है, लेकिन अब वो भी सब ख़त्म होता जा रहा है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन की हवा है, जो बड़े कारोबारी लोगों का शिकंजा सियासत पे होता जा रहा है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ आपको बताएं, पूंजीवाद बढ़ता जा रहा है और पूंजीवाद राजनीति में भी बहुत बड़ा है। देखिए, अदाकार मक्कार गद्दार मराठीमध्ये असा आहे कि सर्व आमदार आणि खासदार बसरते एक ही मालदार। तो आज परिभाषा ये बदल गई है कि जिनके पास पैसा है वो राजनीति में नेता बनते हैं, और पहले का ऐसा था कि ब्रेन वर्कर, फील्ड वर्कर, माइक वर्कर, ये 3 नेता बनते थे। जो माइक पर जनता को जगाने का काम जानता था वो नेता बनता था, जो फील्ड में लोगों से मिलजुल करके उनका संघर्ष करता था वो नेता बनता था, जो दिमाग से बातों को लिख करके सरकार को आकर्षित करने खींचना चाहता था अपने तरफ या अखबारों में जाकर के होता था वो नेता बनता था। अब क्या हो गया कि पैसा वाला नेता बन रहा है, ये तीनों कार्यकर्ता बन जा रहे हैं मजबूरी में, और पूंजी वहां भी दिखाई देने लग रही है, और प्राइवेटेशन तो वहां भी हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो भाई, जनता के विचारधारा में और जनता के विचारों में जनता का प्रतिनिधि कौन, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वो कांग्रेस का नेता है, वो भाजपा का नेता है, वो राष्ट्रवादी का नेता है, अरे जनता का नेता कौन? और जनता का नेता जनता के बीच से अब नहीं आ पा रहा है। जनता के वोट से जरूर आ रहा है, लेकिन इन नेता और पूंजी के बीच से आ रहा है। तो जब व्यापारीकरण राजनीति का हो जाएगा तो आप राजनीति से चलने वाली किन चीजों का आप व्यापार रोक देंगे? सब में हो जाएगा। और अभी आपने एक जुमला जो बोला कि स्वास्थ्य का और शिक्षा का, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कोई भी पार्टियां हो, आप हमारी सरकार बना दीजिए हम ये फ्री देंगे, ये बना दीजिए हम ये फ्री देंगे। अरे भाई, फ्री हमारे मौलिक अधिकार तो दे दो। शिक्षा का जो है, सर्व शिक्षा की बात कही गई है, ये देश के अंदर कानून बना हुआ है कि सभी को शिक्षा दी जाएगी। आप सर्व शिक्षा को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वो फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं? दूसरा, स्वास्थ्य हमारे शरीर का, ये आप क्यों नहीं फ्री में दे रहे हैं? समझ लीजिएगा। और सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों चीज के तरफ अगर सरकार ध्यान दे तो सबसे बड़ी जरूरी है। लेकिन मैं जानता हूं
कि सरकारें ये मानती हैं कि जो शिक्षित होगा वो भड़काने में नहीं आएगा, क्योंकि आज तो राजनीति भड़काने पर चल रही है, आज तो राजनीति बरगलाने पर चल रही है। कम पढ़ा लिखा आदमी जल्दी गुस्से में आता है, पढ़ा लिखा आदमी पहले समझता है कि इसकी बुनियाद क्या है और इसका उद्देश्य क्या है और इससे होने वाला रिजल्ट क्या होगा। लेकिन अगर जनता बेवकूफ है तो एक बार आ जाती है और आने के बाद से जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है, और जो चीज हम मान लेते हैं उसी पर चलते हैं। हम आज वोटर नहीं भक्त हो गए हैं, और भक्त अगर हम हो गए हैं तो अब आप समझिए हमें भक्ति करनी है। वोटर होते तो अधिकार मांगते, भक्त हैं तो भक्ति करनी है। हम कहने पे घंटी बजाएंगे, ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, अब इससे बड़ा भक्त कौन है। तो देश में देशभक्त की अगर जरूरत हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन देश में तो मोदी भक्त की जरूरत है। देशभक्त तो हम भी हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए भक्ति करना, परिश्रम करना, सहयोग करना, इसके लिए आगे चल करके लड़ाई लड़ना। राष्ट्रभक्ति की अगर जरूरत हो तो राष्ट्रभक्त अगर जनता बने तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मोदी भक्त बन करके झूठों का समर्थन करना, अत्याचार करना, दुराचार करना, दुर्व्यवहार करना, एक तरफ 15 अगस्त को बोलना कि नारी को सम्मान दो और उसी दिन नारी के सम्मान को लूट के मार डालने वाले को बरी कर देना, ये क्या है सोचिए। अच्छा, ये आमतौर पर ये जो आपने अंधभक्त वाली बात कही, इसमें एक बड़ा रोल है मीडिया का, और मीडिया भी अब पूंजीवादियों के हाथ में है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, वो अखबारात या टेलीविज़न चैनल। अब उनके ज़रिए अंधभक्त बनाने का काम भी किया जा रहा है, असल इश्यूज से भटकाने का काम भी किया जा रहा है। तो क्या एक ही जगह बैठे हुए कुछ लोग, एक ही कमरे में बैठे हुए लोग मीडिया को भी और राजनीति को भी, दोनों को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं? क्या है? देखिए, एक चीज आपको बताएं काजमी साहब, मैनेजर के टेबल पर सामान नहीं रहते हैं, सामान के नाम रहते हैं, और वो वहां से ऑर्डर बुक कर देता है। आज ये बता दीजिए, अखबार समाचार दे रहा है कि प्रचार कर रहा है? समाचार देना, अधिकार देना, जनता के विचार देना, ये अखबार के काम थे, लेकिन आज अखबार केवल सरकार का प्रचार कर रही है, और वो ये जानती है कि अगर हम प्रचार करेंगे तो बाहर में रहेंगे, अगर प्रचार नहीं करेंगे तो हमारे को कहीं और ठेल दिया जाएगा। कारण ये है, पूंजी कौन पा रहा है? आज सबसे बड़ी बात यह है कि किसान के कर्ज माफी पर बात चलती थी, पूंजीपतियों के 11 लाख करोड़ रुपया एनपीए कराया गया। किसी ने बोला भाई किसका आपने किया एनपीए, जो आज दुनिया में डंका बजा रहा है कि मैं 1 नंबर का पूंजीपति हूं, मैं 2 नंबर का पूंजीपति हूं। साले तुम्हारे पास इतनी पूंजी है, जब इतनी पूंजी है तो एनपीए की क्या जरूरत है? जब सारी पूंजियां तुम्हारे पास है तो सब पूंजी, हमारे देश की पूंजी लौटा दो, हमारे देश का जो पैसा लिए हो लौटा दो। लेकिन नहीं, इन्हें माफ कर देना है, देश को साफ कर देना है और अपने दोस्तों को सबसे बड़ा अमीर बना देना है। इससे नहीं होगा। देश को स्वावलंबी बनाना होगा, देश को मजबूत बनाना होगा, देश को 1 नंबर पर ले जाना होगा, दोस्त को नहीं। हाँ। और इसलिए हमें सही तरीके से चलना पड़ेगा। पूंजी आजकल सब कुछ हो गई है। देखिए, दरवे सर्वे टका धर में टका कर में टका यद कचाईते ना टका टकटके टकटका टकटकाते, ये संस्कृत का श्लोक है। दरवे सर्वे, पैसा सब कुछ है। अगर पैसा है, मंदिर बना दीजिए, आप सबसे बड़े दीन वाले हो गए, मस्जिद बना दीजिए, बहुत बड़े अल्लाह वाले हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही पैसा जो है अपना खेल दिखा रही है। पैसे के दबाव में पत्रकार चल रहा है, पैसे के दबाव में अखबार चल रहा है, पैसे के दबाव में मीडिया चल रही है। पैसा आज की जरूरत हो चुकी है, इसलिए पैसों के पीछे भागने वाले देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये पैसे को के पीछे दौड़ने वाले जो हैं वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये तो बताइए कि इस मौजूदा जो हालात हैं, मीडिया भी और राजनीति भी पूंजीपति चला रहा है, इससे बाहर कैसे निकले? इससे बाहर निकलने का आपको मालूम है? ये बताइए, आप किससे उम्मीद रखेंगे? उम्मीद भी रखी जाती है उससे जिससे उम्मीद कायम हो। आज ये बताइए, आरएसएस के इशारे पे चलने वाले लोग, आरएसएस अपने अंदर चुनाव नहीं कराती है,
तो भारत से भी चुनाव को धीरे धीरे खत्म कराने के काम में ले जाती है। जहां पूंजी के जरिए आज सरकारें, देखिए, प्रचार में पैसे लग रहे हैं, गाड़ी में पैसे लग रहे हैं, कंबल बांटने में लग रहे हैं, फलाने में लग रहे हैं, पूंजी तो लग रहा है ना। लेकिन इससे हम बाहर कब निकलेंगे? जब हम विचार वाले हो जाएंगे, जब हम संस्कार वाले हो जाएंगे, जब हम ये मान लेंगे कि ये पैसा वाला पैसा देकर हमारा 1 वोट 5 साल के लिए हमें गुलाम रखने वाला है, जब हम अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जब हम गरीब ये समझ लेंगे कि हमारी गरीबी के कारण ये पूंजीपति हैं, इनकी पूंजी के कारण हम गरीब बनते जा रहे हैं, तब हम इस देश से बाहर आएंगे। और देश से हम तभी बाहर आएंगे जब हमारे विचार जगेंगे और हम देश को अपना समझेंगे। हम पूंजी को नहीं, कर्तव्य को अपना समझेंगे। हम पूंजी को नहीं, अपने कर्मों पर जीने को अगर अच्छा समझेंगे, हम दया पर नहीं, हम अपनी मेहनत से अगर आगे बढ़ने को सोचेंगे, तब जाकर के हम इस तरह की राजनीति से हम बाहर आएंगे, जो राजनीति पैसों के बल पर, गुंडों के बल पर चल रही है। अच्छा, ये जो आपने कर्तव्य की बात कही, मुझे आज ही चूंकि एक वाकया हो रहा है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी राजपथ को कर्तव्य पथ का नाम दे रहे हैं, तो वो भी तो कर्तव्य की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, सड़क का कर्तव्य बन जाना, सड़क का कर्तव्य बन जाना और आदमी का कर्तव्य बन जाने में फर्क होता है। सड़क पर तो सभी चलेंगे, कर्तव्यवान चलेंगे, झूठवान चलेंगे, एकवान चलेंगे, पिलवान चलेंगे, कार चलेगी, विचार चलेगा, संस्कार चलेगा। ये तो सड़क है। सड़क को आप कर्तव्य जानते हैं? हमने अदालत के बाहर लिखा देखा, क्या लिखा देखा? रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। देखा ना? अब उसके अंदर गए तो क्या पता चला? अगर रिश्वत ले नहीं और दे नहीं तो अपराध है। यानी लेना और देना दोनों अपराध है, मगर वहां ले नहीं और दे नहीं तो अपराध है, क्योंकि जिनकी नियुक्तियां हो रही हैं उनकी भी युक्तियां लगाई जा रही हैं। हमें कुछ चाहिए तो कुछ हम भी जुगाड़ लगा रहे हैं। तो जहां जिस तरह का अब कर्तव्यहीन नेता जो है देश का, वो कर्तव्य पथ का उद्घाटन करने जा रहा है। वो राजपथ था, राज करने वाले उस रास्ते से जाते थे, यानी राष्ट्रपति भवन का रास्ता था, पार्लियामेंट में मुड़ने का रास्ता था, तो वो राज करने वालों का पथ था। मगर अब कर्तव्यहीन नेता जो है कर्तव्य पथ का उद्घाटन कर रहा है, इसलिए कि कर्तव्य पथ जब भी आप देखेंगे तो कर्तव्यहीन नेता को याद करते रहेंगे। आपको याद होगा बिल्कुल शुरू में प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को प्रधान सेवक भी कहा। हाँ। तो ये प्रधान सेवक और कर्तव्य पथ, ये सब क्या सिर्फ नारे हैं? अरे करे, वो आपको पता नहीं होगा, प्रधान उन्होंने जोड़ दिया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही लिखा था कि हम सेवक हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो वो सेवक की जगह पर इन्होंने प्रधान सेवक कह दिया। देखिए, इनको क्या है, पढ़ा लिखा हो तो कुछ सोचे। वो कितना पढ़ा है मालिक जाने, और हम पढ़े लिखे से नहीं, वो एक डिग्री आई थी, कुछ भी हम नहीं जानते। कारण ये कोई हम नौकरी देने वाले थोड़े हैं कि डिग्री देखें, और देश के संविधान में डिग्री का कहीं उल्लेख ही नहीं है कि कौन देश का कितना पढ़ा लिखा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम उससे नहीं, लेकिन उसके बोलने की शैली से, उसके बोलने के तरीके से, उसके वो करने के अंदाज से, और जो ऊपर में लिखने वाला बंद हो गया तो बौखलाने से, मेरे को ये लगता है कि न उसे सेंटेंस बनाना आता है, न सेंटेंस जोड़ना आता है। कोई लिखता है और वो पढ़ता है। तो अब आप ये बता दीजिए कि वो आदमी के बारे में जब आप कह रहे हैं कि प्रधान सेवक का मतलब क्या है? सेवा में प्रधान जो हो, सेवा करने में, बताइए इसने देश की कौन सी सेवा की? एक चीज बता दीजिए कि देश में उसने किसी चीज का निर्माण किया, नाम बदलने के अलावा। देखिए, मैं इस पर 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। हम साज बदलना चाहते हैं, गीत बदल कर क्या होगा? हम तख्त बदलना चाहते हैं, ये ताज बदल कर क्या होगा? हम चरित्र बदलना चाहते हैं, ये नाम बदल कर क्या होगा? जब आचरण न बदले, कुछ भी बदलने से कुछ नहीं होगा। तुम कर्तव्यवान बनो तो कर्तव्य पथ नहीं, तुम जिस रास्ते से निकलोगे वो कर्तव्य पथ बन जाएगा। लेकिन जब कर्तव्य परायण तुम नहीं हो, कर्तव्यहीन आदमी हो, और तुम्हारे मंत्रिमंडल में जो कर्तव्यवान है उसको तुम तंग करते हो और कर्तव्य पथ की बात करते हो,
आप सोचिए काजमी साहब, जी, जी। जिसके बारे में सारी पार्टियां जिसकी तारीफ करती हैं, जो अपना काम कर्तव्य को निभा रहा है, उस कर्तव्यवान को सताने वाला कर्तव्य पथ बना रहा है। ये सोचने की बात है। हमारी आपकी बात हुई थी नितिन गडकरी के बारे में, जी जी, उनकी तरफ आपका इशारा है। हाँ। तो ये पूरा देश जानता है कि आखिर किस तरह से सरकार बन रही है, किस तरह से मंत्रियों को रखा जाता है, किस तरह से हटा दिया जाता है। और ऐसा मंत्री जिसकी सभी पार्टियों के लोग, पूरे देश के लोग तारीफ करते हों, उसे उसकी अहमियत कम कर देना, पार्टी में फैसला लेने की जो कमेटी है उससे हटा देना, ये बहरहाल कोई ना कोई तो मकसद बताता है। ये बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि विद्रोही साहब अपनी बात बहुत ही मजबूती से रखते हैं, रीजनिंग के साथ रखते हैं और बेबाकी के साथ रखते हैं। आप उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए हम अक्सर तकरीबन हर हफ्ते उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।